अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने आज पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात 30 अप्रैल को बरोज इतवार कराने का ऐलान कर दिया। सदर ने यह फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीखें तजवीज की गई थी उसके बाद किया। इलेक्शन कमीशन ने यह इंतखाब 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान कराने की तजवीज दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख क्या होगी इसका अभी भी इंतजार है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को एक मरासला लिख रखा है। इंतखाबात को लेकर ऐसा लग रहा है कि मामलात अब को सुलझते जा रहे हैं, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब आना बाकी हैं। सिक्योरिटी सबसे पहले, फिर फंड्स की दस्तयाबी और मर्दमशुमारी का मामला क्या किसी किस्म की रुकावट अभी भी बन सकता है, इस पर सूरत हाल वाज़ेह होना अभी बाकी। लेकिन ऐसा लगता है कि सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। आज मरीम नवाज ने गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने इमरान खान पर बड़ी कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि आपने जो उनके खिलाफ अदालती फैसले हैं उन पर भी गिले शिकवे किए और कहा कि इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए। इमरान खान के बैरूनी बयानिए पर उनका यह कहना था कि कल तक साजिश का रोना रोने वाले आज उनके पांव पकड़े हैं। इलेक्शन कराओ, जरूर कराओ, मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करो, बराबर करो। जिसके हाथ जराइम से रंगे हुए हैं, जो घड़ियां चोरी करके बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, इस मुजरिम का फैसला करने वाला कोई इस मुल्क में है? झूठे साइफर की बुनियाद पर इसने अपनी हुकूमत तोड़ी, अपनी असेंबलियां तोड़ी और कहता रहा ये इंपोर्टेड हुकूमत है। आज उसी अमेरिका के हाथों एक्सपोर्ट होने को तैयार बैठा है। अब दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि इमरान खान भी इंतखाबात से पहले अपने मामलात की बेहतरी चाहते हैं। आज उन्होंने लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन कोई ये समझता है कि घुटने टेक दूंगा तो ये नहीं होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने के लिए तैयार हूं। ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। फौज का मजबूत होना बड़ा ही जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक ही बार में आम इंतखाबात हो जाएं तो पैसे की बचत होगी। तहरीक इंसाफ भी अपनी इंतखाबी मुहिम की तैयारी कर रही है। खबर यह भी है कि डॉक्टर्स ने इमरान खान को सियासी सरगर्मियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और वो अब इंतखाबी जलसों से भी खिताब करेंगे। तो अब ये तमाम जमातें, खास तौर पर पीडीएम जमातें इंतखाबात के लिए तैयार हैं। क्या इंतखाबात की राह में अब कोई रुकावट तो नहीं, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और एक और अहम बात, आज वजीर खजाना इसहाक डार ने अपनी पॉलिसियों और इक़दामात के दिफा के लिए वो खुद मैदान में और कहा कि हर वक्त ये कहना कि मुल्क दिवालिया हो चुका है ये ठीक नहीं है। ना मुल्क दिवालिया है और ना ही होगा। और उन्होंने जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है इसका जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया और कहा कि आपकी बातों से मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये आपके किए जरिए खान साहब, ये इस हुकूमत ने नहीं ये सारी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा की। ले लें अपने सारे अफलातून, आज हम लाइव मुकाबला कर लें, बात कर लेते हैं। जो मेन उनको लाने वाले थे उन्होंने कहा है अगर ये इंसान रह जाता चंद महीने और तो पाकिस्तान पर उसके साथ क्या हो जाता। इन्होंने डिफॉल्ट की रट लगाई हुई है। ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। बजाय ये कि हम मिल बैठ कर सोचे कि हमने पाकिस्तान को कैसे स्टीयर थ्रू करना है, वो उनकी सिर्फ ये है कि जी मैंने कैसे क्रिटिसाइज करना है और मैंने कैसी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के हवाले से होने वाली बहस क्या महज अफवाहें हैं या खदशात या जो है वो कुछ वजन भी है? क्या वजीर खजाना इसहाक डार का मौशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराना दुरुस्त है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। ये दो इशूज हैं। मेरे साथ एक बड़ा एस्टीम पैनल आज की इस डिबेट में मौजूद है। कादिर खान मंदोखेल साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। ऑल्सो जॉइंड बाय आमिर असराना साहब, तजज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, मेरे कॉलीग हैं। आमिर असराना साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अंदलीब अब्बास साहबा हमें ज्वाइन करी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी रह चुकी हैं वजारत खारजा के हवाले से खारजा अमूर की। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहबा आपके वक्त का। सबसे पहले मेरा ख्याल है इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। और कादिर साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज़ करता हूँ। ये इमरान खान साहब के जो आज आर्मी चीफ के हवाले से बयानात हैं और आज उन्होंने पेशकश की है, उनका मैं बात करने के लिए जो वो तैयार हूँ। क्या चाहते हैं खान साहब, क्यों ये बयानात उनके जो है वो आज उन्होंने ये बातें की हैं? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अभी तक एम्पायर की उंगली
तलाश कर रहा है। और जिस तरह 2018 में ITS सिस्टम बिठा के इलेक्शन कमीशन ने जो धांधली के ज़रिए शख्स को पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसलत किया है, और शायद उनका ये ख्याल था कि ये शौकत खानम के लिए जिस तरह चंदा इकट्ठा कर रहा है तो ये शायद पाकिस्तान के लिए भी चंदा इकट्ठा करेगा। मगर चंदा क्या इकट्ठा करना था, उन्होंने अपनी 3 वज़ीर ख़जाना जो रह चुके हैं, शौकत तरीन, झगड़ा और मौसल लगारी, उनके ज़रिए तो IMF की जो डील थी उसको सबोताज करने की और साइफर की तरह उसके खिलाफ भी साजिश की। ऑडियो टेप किसी ने चैलेंज नहीं किया। और मैं सदके जाऊं, इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं और साथ में परवेज़ इलाही जो हाल ही में आए हुए हैं वो प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, या ऑलमोस्ट स्टेटमेंट के आ गए कि प्रेसिडेंट बना रहे हैं। तो अब ये जनरल बाजवा साहब के खिलाफ गाली गलोच जिस तरह वो अल्फाज से नवाज रहे, और साथ में परवेज़ इलाही जो इसी पार्टी का सदर है और वो उनको शटअप कॉल दे रहे हैं कि खबरदार किसी ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की, मैं और मेरी पार्टी खड़ी होगी पूरा। अच्छा। तो अब वो आने वाले दिन में ज्यादा मजा आएगा। और फिर इमरान खान साहब मजीद ये समझ रहे हैं कि किसी तरीके से वो मौजूदा आर्मी चीफ को अपने शीशे में उतारे और इस्टेब्लिशमेंट को वापस जो ना वो सियासत में घसीटी। जबकि DGISI का जो स्टेटमेंट आया था पिछले साल, आपको याद होगा, शायद तारीख में पहली मरतबा DGISI जो है ना वो किसी मीडिया पर आया है स्टेटमेंट के हवाले से, जो लोग बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं। तो उसके बाद फिर क्या रह जाएगा? वहां भी उन्होंने जनरल बाजवा साहब को ऑफर किया था हयात एक्सटेंशन की, वो भी उसी ने DGISI ने कहा, और बाकी भी सारे। तो वो मेरे ख्याल में ये शख्स, इसने जो अरबे इस्तेमाल करना था अच्छा। वो कर चुका है। इसने GHQ पे हमला करने की कोशिश की, और कोशिश नहीं बल्कि प्रैक्टिकली वहां पे पहुंच गए। अच्छा। इसने तो कहा कि मैं 6 दिन में डी चौक आऊंगा। 6 दिन तो आज 10 महीने में पूरे नहीं हुए, मगर वहां पिंडी जरूर गया है। आप देख रहे पिंडी में क्या काम था उनका। पिंडी में यही था, उन्होंने श्रीलंका बनाने की जो प्लान बनाया था, या तुर्की में जो एपिसोड हुआ उस तर्ज पे वो बार बार मिसालें भी दे रहा था। तो जब वो हेलीकॉप्टर में वहां उतरा और उनको लोग 8-10 हजार नजर आए तो वो प्लान उसने कैंसिल किया। अगर वहां पे लाखों लोग आते तो ये जरूर GHQ में दाखिल होने की ये ऐलान करता। तो आपको ये लग रहा है कि एक तरफ खान साहब, अब फिर उसके अलावा ये जो रिटायर्ड जर्नल है, जिसमें ये मौजूदा एक जर्नल साहब, रिटायर्ड जर्नल जो है ना वो गिरफ्तार भी हुआ था, और उसके साथ मैंने इमरान रियाज खान साहब के शो में भी उस वक्त भी तलब कलामी हुई है। मैंने कहा जिस अदारे के आप खाते हो, जिस अदारे के आपको जनरल बनाया, आपने तो सबसे बड़ी गद्दारी अपने इदारे के साथ की है, क्योंकि आप उस शख्स का साथ दे रहे हो जो उस इदारे के अंदर नफरतें पैदा कर रहा है। ये तहरीक इंसाफ की जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से पॉलिसी है, आमिर साहब मैं एक मिनट पहले तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो ले लूं। अंदलीब साहब, क्या तहरीक इंसाफ के अंदर, पार्टी के अंदर ये क्लैरिफिकेशन है कि बतौर एक सियासी जमात के तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप, या वो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, या किस तरह का एक किरदार का तायुन जो है वो होना चाहिए? तो क्या तहरीक इंसाफ के अंदर ये क्लैरिफिकेशन है कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार सियासत के अंदर क्या होना चाहिए? शुक्रिया रहमान। सबसे पहले तो मैं जरा कमेंट कर लूं, माशाल्लाह पीपल्स पार्टी वाले और ये पूरे PDM वाले वो होते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, माशाल्लाह। और आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के 15,000 वोट आए हैं, सारी धांधली, सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारी ब्यूरोक्रेसी मिला के 13 पार्टियां मिला के इनका ये हाल हो गया है। और इससे पहले भी 2 इलेक्शंस हो चुके हैं, आपको पता है, 17 जुलाई के, 16 अक्टूबर के, और इबरतनाक इनके हालात हैं। उसके बाद यहाँ खड़े होके ये कहना, और मैं पीपल्स पार्टी, मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि आप देखें, आप मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड इतने हो गए हैं, आप इस लालच में इतने चले गए हैं कि आपको अवाम की एक आवाज नहीं उठाई। एक तूफान सुनामी उतरा हुआ है इस वक्त। आप सोचें कि रोटी एक वक्त के खाने को नहीं है, आपके पास इस वक्त बाहर जाके लोगों के रोने और खुदकुशियां देखने को है। चलो झूठे मुंह ही कह दें किसी फोरम पे कि जी बड़ी ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी के साथ बड़ा, झूठे मुंह भी नहीं कहते बिकॉज सारे बके हुए। तो इट इज अनफॉर्चुनेट, बहुत ही
जिसको कहते हैं बदकिस्मती की बात है पाकिस्तान की कि आज 13 पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी होकर गरीबों के खिलाफ है। इन्होंने एहसास रेडी बान उड़ा दिए, इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, लंगर खाने बंद कर दिए, और रोटी की कीमत 25 रुपए कर दी, इन्होंने पनाहगाहें बंद कर दी। तो क्या ये ख्याल करते हैं कि ये अवाम जो है ये अंधे गूंगे बहरे हैं? ये जो हकारत है ना इनकी अवाम के, समझ नहीं, बात सुन ले आप, बात सुन ले, आपने बहुत टाइम दिया उनको। आप ये हकारत जो है ये इनको पहले भी ले डूबी और अब भी ले डूबेगी। अब आई बात इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा हमारा हमेशा से स्टांस है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो रोल वही होना चाहिए जो कि सिक्योरिटी के अदारों का रोल होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आपको पता है कि ये जो आज ये 13 पार्टियां खड़ी हैं, इनमें से 13 लोग निकाल लें एस्टेब्लिशमेंट के तो ये धड़ाम करके गिरे। तो मुझे ये बताएं कि हम तो यही कह रहे हैं ना कि हाँ बिल्कुल सिविल मिलिट्री बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, आप बिल्कुल बात करें। हमने कोविड के दौरान बेहतरीन कोविड मैनेजमेंट इकट्ठे मिलके की, बेहतरीन टिड्डी दल के अटैक को प्रिवेंट किया, सैलाबों में प्रिवेंट किया, बहुत से, और जब इंडिया ने अटैक किया मिला तो बहुत अच्छी हमारी कोऑर्डिनेशन हुई। तो ये मामलात हैं जिस पे हमेशा बातचीत भी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। वो रिलेशनशिप गवर्नमेंट की है एक बतौर ऑपोजिशन पार्टी या ऐसी पार्टी जिसकी हुकूमत को हटाया गया है, उसकी रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो क्या होनी। मैं जरा इस पे जरा आगे भी करेंगे बात, लेकिन आमिर साहब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों आपको लगता है कि ये बातें जो हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से की गई हैं? वो अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मुझे कुछ बात कहनी पड़ेगी। वो जो इंडिया पे अटैक किया और सब कुछ किया, वो एक शहर के बारे में, मैं नाम नहीं लेता कि सारे देखने और सुनने वाले हैं, वो कहते हैं कि वहाँ के लोग बड़े तकड़े होते हैं और जो बंदा लड़ने लगे ना तो वो कहता है तेरी ऐसी की तैसी, और दूसरा भी आंख निकाल ले तो वो हाथ यूं हो जाते हैं। अच्छा। ये सारे फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती थी। जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान साहब ने कहा है, और वो क्रेडिट लेते हैं कि हमला मैंने करवाया, मेरी इजाजत से हुआ, मैं घुटने भी नहीं टेकूंगा, मैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का कमीशन भी एस्टेब्लिशमेंट से बनवाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा। फवाद चौधरी ने भी 2 हफ्ते पहले यही बयान दिया था जो आज इमरान खान ने कहा है कि हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा। आप क्यों बात करना चाहते हैं? आप गेट नंबर 4 पे क्यों जाना चाहते हैं? आप जमहूर के लोग हैं, आप जमहूर से बात करें। वो तो कह रहे हैं यार हमारी तरफ ना आओ, हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, किसी को भी क्यों। अच्छा। और जब आप ये कहते थे कि उस वक्त जब पीटीआई हुकूमत में थी तो बड़ी बराह रास्त बात होती थी कि आर्मी चीफ, आर्मी बतौर इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एक पेज है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ठीक है, होना भी चाहिए ना, एक इंस्टीट्यूशन है, उससे और मिलके गवर्नमेंट को काम करना है। तो आज क्यों वो उधर देखते हैं, वो उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? बेशक असेंबली छोड़ दी है। अच्छा। जब आप किसी को चोर और डकैत डिक्लेयर करते हैं और जब आपका दिल करता है उनमें से किसी को चुन के बैठ जाएं, यही बातें सारी पीपल्स पार्टी के साथ बैकड्रॉप में इमरान खान साहब नहीं करते रहे। सारे लोग बात कह रहे हैं कि जरदारी साहब से भी चाहते थे बातचीत हो जाए, वो जरदारी साहब नहीं आए हाथ, इनकी सारी चीजें दूसरी तरफ चली गई। मतलब या तो आप क्लियर कर लें कि जी मैंने सिर्फ लोगों के जोर से आना है, लेकिन या आप तय कर लें कि मुझे इलेक्शन आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फौज के इदारे को अलग अलग नहीं देखा जा सकता? क्योंकि आज भी उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से तो बहुत बातें की, लेकिन फौज के हवाले से उनकी मुख्तलिफ अप्रोच है। ये उसी तरह से जिस तरह से मुशर्रफ के हवाले से फौज की अप्रोच जो है वो एक रही है। फौज कहती है कि ठीक है उनके इक़दाम है, लेकिन बतौर इदारा वो सदर पाकिस्तान था। नहीं, मैं थोड़ी मुशर्रफ के हवाले से मुशर्रफ पर जब तनकीद होती थी, नहीं बात सुने ना, जब नवाज शरीफ तनकीद करते थे तो उन्होंने कहा जनरल बाजवा और जनरल फैज ये काम कर रहे हैं और पाक फौज बिल्कुल ठीक है। ये तो हमारे सियासतदान फिर करते हैं जब जरूरत होती है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने नहीं कहा था जरदारी साहब ने कि तुमने 3 साल इमरान खान के जो फौज और सारी उम्र से बयान आते हैं उनको इस पैराए में नहीं देखा? नहीं, ये सबमिट करने वाली बात है। साथ ही ये भी कह देना कि मैं घुटने नहीं टेकूंगा। भाई फिर आपको कोई बयान ऐसा देने की क्या जरूरत है कि जी मैं आर्मी चीफ के साथ, अगर वो ही नहीं मिलना चाहते, ये फवाद, ये रिक्वेस्ट प्रोग्राम है, तड़ी प्रोग्राम है साथ, जो मैंने आपको इशारा कर दिया। अच्छा नहीं लगता था कि एक लीडर के बारे में इस तरह करें, लेकिन ये सबमिटिंग है कि जनाब आपने करनी है ना बात, तो आप बड़े बने, आप शहबाज शरीफ को फोन करें, ट्वीट करें उसके नाम पे। अब आप मरियम के ट्वीट पे ट्वीट मुकाबले पे तो आ गए हैं ना।
आपको जो लेना है ना, अगर आप जमहूरी कुव्वतों के साथ बैठेंगे तो शायद आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये नहीं बैठ रहे ना, इन्हें किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं जरा उस पर आते हैं, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, जारी बात है आप हुकूमत के बड़े इत्तेहादी तो हैं, लेकिन तो ये मुस्लिम लीग नून बार बार मैसेजिंग करी है कि बाकियात हैं और बाकियात का बार बार हवाला दिया जा रहा है। सो पीपल्स पार्टी क्या समझती है, क्या जो है वो गिले शिकवे जो मरीम नवाज कर रही हैं अदलिया के हवाले से, जो दीगर मामलात के हवाले से, वो दुरुस्त है? देखिए, ये जारी बात है, मरीम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट अब अलग है और उनकी पार्टी का अलग है। वो मुझे नहीं पता कि वो क्या सियासत है क्या नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी कहूँगा कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब को और परवेज, एक सदर है, एक जनरल बाजवा का मुरीद है, दूसरा उसका दुश्मन बना हुआ है। और अभी आपकी पहले मुख्तलिफ पार्टी थी, लेकिन अब तो वो एक ही पार्टी, एक हो गया, मगर व्यूज तो अभी भी अलग है। मतलब सिर्फ जनरल बाजवा के हवाले से भी उनकी व्यूज अलग है, बाकी तो छोड़िए। अच्छा, उसके बाद मेरी बहन ने जो बताया कि इन्हें 15,000 वोट लिए, जरा मेरी बहन को याद दिला दूं कि आपकी पार्टी के सरबरा को कराची में हमारे एक जियाले अकीम बलोच ने 10,074 वोटों से हराया। 2 हल्के बराबर में, एक मलीर एक कोरंगी कहते हैं, कोरंगी वाला ये जीत गए, मलीर वाला हार गए। कोरंगी वाले में इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन किए और मलीर जो हार गए सुनी, चलो उसको भी छोड़ दे, हमारी हुकूमत थी, हमने बकौल इनकी दांधली कर दी वगैरह वगैरह। पंजाब में तो सूबाई हुकूमत भी इनकी थी, वफाकी हुकूमत भी नहीं थी, और पीर साहब पीटीआई मिल के एक जाले मूसा गिलानी ने 28,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी, वो याद नहीं यार उनको। अच्छा, फिर मेरी बहन कह रही कि कोर्ट में हमने बेहतरीन काम किया है। कोर्ट में आपने बेहतरीन किया कि पीपल्स पार्टी के वजीर आला मुराद अली शाह ने किया है, जिसको इंटरनेशनल अदारों ने उसको रिकॉग्नाइज किया और उसको अप्रिशिएट किए कि बेहतरीन से पॉलिसी बनाई। फिर ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले ने आवाम की, उसने कहा कि आवाम के सामने कुछ डर गया। मैं अभी आपके प्रोग्राम में 12 बजे खसूसी कमेटी जो मुलाजमीन के पूरे पर लाखों की तादाद में लोगों को मैंने रेगुलाइज कराया, और हजारों के तादाद में लोगों को नौकरी पे जो इनकी पार्टी ने निकाले। अब कल का देखें, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के हवाले से जो ये और बेनजीर इनकम सपोर्ट की जो सरकारी अफसरान थे, कल मैंने उसके सामने बोला। अच्छा। उन्होंने क्या किए, उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किए कि यहाँ पे जाली और अपनी बीवियों के नाम पे, और पता चला वहां पे एक शख्स जो कि गालिबन हारून राम था उसका, उसकी बीवी माजूर, उसके 3 बच्चे माजूर, खुद वो 15 ग्रेड का मुलाजिम। तो वो गांव में जो सर्वे हुआ है उसके बाद उन्होंने जिस तरह पीपल्स पार्टी में कीचड़ उछाल, लबलबाब ये जो लोगों को अली गंडापुर का बाकायदे का फैक्स व्हाट्सएप पर आया था रिकॉर्ड पे कल, इन लोगों ने जो लोगों को निकाला वो पीपल्स पार्टी की जाले ने बहाल कराया। मेरी पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, स्पीकर हमारे राजा परवेज अशरफ साहब और आदि फरियाद साहब, इनकी हिदायत पे ये कमेटी में चला रहा हूं और लाखों की तादाद में लोगों को अब जो काम करे, जो कह रहे पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। अब आप आइए जो ये बात कर रहे हैं कि 13 लोगों को निकाल दे एस्टेब्लिशमेंट से, इनको दुख हुई है, इनको दुख हुई है। क्या ये भूल गए फैसल वाडा ने जनरल फेस से मुझे धमकियां दिलाई, मुझे सेक्टर ऑफिस कराची में बुलाया है ब्रिगेडियर ने, और वहां पे जनरल फेस का फोन आ रहा था। अच्छा। ब्रिगेडियर मेरे सामने आज जोड़ रहा था, खुदा का वास्ता ये जनरल फेस 10-10 मिनट फोन करे, मैंने कहा कत्ल कर दो। आप 20-25 करोड़ लो, आपको मैंने बनाते, आपको एमपीए बना, सेनेटर बनाते, मैंने कहा आप ये सब कुछ कराएंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी पार्टी को, अपने हल्के को। और इसके बावजूद मैं डर गया कि ये अभी मुझे कत्ल करेंगे, तो मेरे अपने छोटे भाई बैरिस्टर मसूद को फोन किए टेलीफोन पे, मैंने कहा मसूद अगर मैं कत्ल हो गया तो FIR फैसल वाडा के खिलाफ काटना। तो भाई छोटा घबरा गया, बोला आप कैसी बातें करो। अच्छा। मैंने कहा मैं इनको सुना रहा हूं, जो मेरा फोन टेप करें, मैं तो आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये जनरल फेस था। तो ये ठीक है, तो बात ये आपके दौर में आपने इन अदारों को इस तरह इस्तेमाल किए, मेरे जैसे छोटे कारकुन के खिलाफ, आपने बाकी लोगों के साथ क्या किया, वो सब आपके सामने। अब आपको वही मजे नजर आ रहे हैं कि आपको वही मजे नजर आ जाए, पूरा हर चीज आपको अपोजिशन को या मौजूदा हुकूमत को कुचल डाले, तो ये ख्वाब इनका पूरा नहीं होने वाला है। ब्रेक के बाद वापस दलीप साहब से भी मैं जवाब लेता हूं, लेकिन और दूसरा सवाल कि ये इलेक्शन के रास्ते की क्या तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं या नहीं, एक ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दलीप साहब, आपको लगता है कि आज क्योंकि तारीख भी आ गई है अब 30 अप्रैल की, तो ये इंतखाबात अब हो जाएंगे और अब इनमें कोई रुकावट नहीं होगी?
रहमान, पहले तो मैं ये जो इन्होंने सारी बात की है मेरे कॉलीग ने, मंदू खेल साहब ने, तो ये वही बात है जो हम कहते हैं कि मरियम हमारी बेस्ट खिलाड़ी है और हमें तो कुछ कहना नहीं पड़ता, वो आती है, वो 1 घंटा बोलती है और हमारा काम हो जाता है, बिकॉज वो जिस तरह से बोलती है, जो कोई थोड़ा सा भी लॉजिक रखता हो और जो स्मार्ट बच्चे हैं आजकल के, वो 1 मिनट में चेक कर लेते हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPT ग्रुप में आप डालें, सारा प्रोफाइल और सब कुछ सामने आपके आ जाता है। अभी जो मंदू खैर साहब ने बात की, बहुत सी बातें की, लेकिन मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि ये अभी प्रोग्राम खत्म नहीं होगा मेरा, आपका और ये जो मेरे 2 कॉलीग्स हैं, इनका कच्चा चट्ठा विद फैक्ट्स एंड फिगर्स वायरल हो गया। इन्होंने कहा कि कोविड इन्होंने कोई नहीं मैनेज किया, मुराद अली शाह को क्रेडिट जाता है, उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, ठीक है ना, ये बात इन्होंने की। अब आप देखना कि जब वो सारे रिसर्चर्स और सारे 2 सेकंड की बात में डाल के, अच्छा, और जितने अवार्ड्स उनको मिले हैं और जितने नहीं मिले वो सारे सामने आ जाएंगे और उनके वो बयानात भी आएंगे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो कोविड से खुद थी नेशनल असेंबली में। नहीं, आपने मेरी बात पूरी सुनी है, बिकॉज मुझे आधा भी टाइम नहीं मिलता। जी आप कीजिए जी, बात कीजिए, सुन रहे। तो वो जो असेंबली में इन्होंने कस्में खा के कहा था कि फुल लॉकडाउन करो, और ये ऑन रिकॉर्ड है, और उसके बाद जो इंडिया का हाल हुआ लॉकडाउन में, जो सारे यूरोप का हाल हुआ, जो मौतें हुई, नाम लेके WHO ने केस स्टडी बनाई, इमरान खान स्मार्ट कोविड लॉकडाउन स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, और इन्होंने और इन पे रिकॉर्ड, ठीक है। अब लोग सारा कुछ ये निकालेंगे, मैं तो नहीं, मेरे नाम, मुझे इतनी कोई वो टेक्नोलॉजी आती है ना, कुछ ठीक हो गया। तो अब जरा इंतखाबात वाली उस चीज पर आ जाएं। अब देखिए रहमान, दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि मैं बिल्कुल देख रही थी कि आप, और हैं भी वो दोनों इकट्ठे, वो दोनों इकट्ठे हैं, और मैं दोनों को मैंने डिफेंड करना है। तो और उसके अलावा जितने भी आप एंकर्स हैं, मैं हूं, सब हैं, आपको पता क्या होगा, जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी पिछली ट्वीट्स आपकी आ जाएंगी, और वो कहेंगे कि जी ये है जी, इस साइड पे है, इन्होंने इस साइड पे इतना कहा, इन्होंने 200 प्रोग्राम किए, 4 रुपए इन्फ्लेशन पे, और 1 प्रोग्राम नहीं किया। जब ये वो सारे फैक्ट्स के साथ सब कुछ आ, तो अब मामला क्या है? मामला ये है कि इस प्रोग्राम के एंड में आप एक इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लें, और इन दोनों की जो ये बातें करेंगे ना, इनकी रेटिंग करवा लें, पता चलेगा कि PDM का क्यों बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोग हायर किए और ऐसा नैरेटिव देते हैं कि आप देखें, इस प्रोग्राम में भी और मरियम भी बिल्कुल 100% एक ही चीज नाम ले रहे हैं, ये सारे इमरान खान। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, कोई लोगों के पब्लिक इश्यूज, कोई और चीज नहीं, कोई PDM पे कुछ नहीं, कोई पीपल्स पार्टी पे कुछ नहीं, सिर्फ इमरान खान, PTI, इमरान खान, सारे लगे। लोगों के दिमाग में पता है कि ये सारे इकट्ठे हैं और अवाम के साथ सिर्फ PTI खड़ी है। अभी आप देखना पूरे प्रोग्राम में एक घात होगी। अब आए आप इंतखाबात के बारे में, देखें, वो कहते हैं हम मर जाएंगे, इंतखाब नहीं होने देंगे, हम मार देंगे, इंतखाब नहीं होने देंगे। उन्होंने खान को गोलियां मारी, हम सबको गोलियां मारी, 13 बंदों को लगी। उसके बाद उन्होंने हर चीज ट्राई की, आइन शिकनी ट्राई की। माशाल्लाह जो बयानात आजम नजीर तारर साहब ने दिए, वो तो सबसे अच्छे थे कि 4-3 कर लिया और ये नहीं किया। तो ये बात बड़ी अया है कि इन्होंने इंतखाबात के रास्ते में हर चीज करनी है, हर चीज, क्योंकि इनके ये जो नैरेटिव्स हैं, जो अभी आप सुनेंगे, इससे इनकी किश्ती डूब गई हुई है। ठीक, राइट। तो आपको अभी भी लगता है मुश्किल है? आमिर अल्लाह साहब, टेक्निकल बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक लार्जर सियासी सवाल भी, ये इंतखाबात वाला तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं, समझी जाए, जबकि तारीख आ गई है। मैं इंतखाबात पे आता हूँ, लेकिन अंदलीप साहिबा ने जो कहा ना, कोरोना पे हमने हमेशा इमरान खान की गवर्नमेंट को स्टार्ट में अप्रिशिएट किया,
रिकॉर्ड पे किया, देख के किया। हमने क्रिटिसाइज किया जब ये वैक्सीन के लिए बर वक्त फैसला नहीं कर सके, इन्होंने पैसे नहीं दिए और लोग मर गए उसकी वजह से। दुनिया ने एडवांस बुकिंग की थी, हमारे पास पैसे थे या नहीं थे, हमने रिक्वेस्ट भी नहीं की। हमारे यहाँ तो खैराती आई ना, ये बात भी रिकॉर्ड पे रहे। अब आप आ जाएं इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन जाहिर है मार्च में चले सर, मेरे ख्याल है इंतखाबात पे आज का इशू नहीं, मतलब ये कि ऐसे मैंने गबन किए थे ना, मैंने तो मास्क खरीदने में वो सारी फैक्ट जो है ना वो आएंगे, हर तरह से आएंगे। जब भी कोई बात होगी उसके ऊपर क्लियर होनी चाहिए चीज। अब आप आ जाए इलेक्शन पे। इलेक्शन 90 दिन आइन कहता है, ठीक है, इस पे कोई शक नहीं है। अगर वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल 4-3 का कहते हैं, और पनामा की उसमें जब 2 जज उठ गए थे और वो 5 आके बैठ सकते हैं, वो नई जुरिस्प्रूडेंस थी कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी में एक वजीर आजम को आप नायल कर रहे हैं। केस था पनामा का, सजा दी आपने अकामा में, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, करेंगे। 63A रीराइट कर दिया आपने, तशरीह नहीं की, लोग क्या कहेंगे, बहुत अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया है, लेकिन यह भी अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी कि उनके 4 जज क्या बात कर रहे थे। 2 जज खामोशी से उठ गए, 3 जजों ने एक फैसला लिखा, ठीक है। इस पे कैसे आएगी क्लैरिफिकेशन? इस पे क्लैरिफिकेशन आएगी हमारे सामने तो अभी मैं आ रहा हूं, देखें अभी वैसे वकील है, अभी इस पे खाली फुल कोर्ट है। नहीं, देखें ना, अभी क्लैरिफिकेशन क्या आएगी। सदर साहब ने 30 डेट दे दी है, ठीक है। पहले भी जिसको ये मतून कर रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बाई नेम सिकंदर सुल्तान राजा को, उसने जब असम्बलियां टूटी यही काम किया था जो आज किया है। उसने दोनों पंजाब की और इनको हुकूमतों को बुलाया, तबादले करो जितने करने हैं, चेंज करो, शेड्यूल जब आ जाएगा हम आपको कुछ नहीं करने देंगे। ये उसका राइट था। उसने सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात की, 2 रुकनी बेंच पे गुलाम मोहम्मद डोगर के केस में भी, कि ये मेरा काम है, आप जो कह रहे हैं ना कि आपने क्या किया, उन्होंने कहा तारीख मैं नहीं दे सकता आइन में। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंस्ट्रक्शंस दी कि आप गवर्नर को खत लिखें, आप सदर को लिखें। उन्होंने लिखा, सदर साहब ने जो आज एक गवर्नमेंट का बिल पास किया हुआ पार्लियामेंट का वापस किया 14 दिन रख के, और दूसरे पे उन्होंने आधे घंटे में खत लिख दिया कि 30 अप्रैल इलेक्शन होगा। सदर साहब ने दोनों जगह अपने आईनी मनसब के मुताबिक फैसले किए कि एक तरफ उन्होंने ये किया। अच्छा, अब फैसला वो होगा जो कुव्वत नाफजा करेगी, जिसको आप इंतजार का जवाब दे रहा हूं। फैसला वो होगा जो कुव्वत नाफजा करेगी। क्या एक पीपल्स पार्टी पीटीआई के दौरे हुकूमत में पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल नहीं किए थे? 7 महीने और आम इंतखाबात सर नहीं है सर। बल्दियाती इदारों को हम तो हमारी पार्टियों का, राणा साहब, मैं और आप जब बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। जब बल्दियाती इदारे बहाल किए, 7 महीने वो सुप्रीम कोर्ट के पास फिरते रहे तौहीन अदालत के लिए, किसी ने किया नहीं किया। एक मिनट, हमें हर चीज को उस तनाजुर में देखना है। अब जब इलेक्शन कमीशन पैसे मांगेगा, फिर पता लगेगा कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर सही कह रहे थे या गेम कर रहे थे। या वो पैसे दे देंगे इनको, या वो बताएंगे पैसे नहीं है। जिस जीएचक्यू ने पहले ही ने कहा था हमारे पास 2.5 लाख लोग नहीं है देने के लिए, उन्होंने 81,000 आपको मर्दमशुमारी में सिपाही दिया। फाइनेंस के 2 नोटिफिकेशन है, एक 8 तारीख का फरवरी का, एक 25 जनवरी का, और एक 9 मार्च का सिक्योरिटी वाला नोटिफिकेशन। इधर आप एक ये बड़ा तकनीकी नुकता है। कादिर साहब, एक ब्रेक के बाद पास आ रहा हूं। इंतखाबात की राह में कोई रुकावट है या नहीं? एक ब्रेक के बाद बात जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इंतखाबात पर बात हो रही थी। कादिर मंदोखेल साहब, एक तो ये कि कोई मसला तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं रह गई इंतखाबात की राह में, और दूसरा पीडीएम जमातें जो है वो अब क्या, क्योंकि आज मरीम नवाज ने जिस तरह की तकरीर की, लग ये रहा है कि अब वो भी इंतखाबी मैदान में उतर चुकी हैं। ठीक है, हमारी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही हमसे दरखास्तें तमाम उम्मीदवारों से तलब कर ली है, और ये गारबन कुछ 6-7 महीने से ज़्यादा अर्सा हो गया उसको। दरखास्तें हमारे यहाँ तो पहले से हम पूरे तैयार हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि पहले पीपल्स पार्टी और इन तमाम ने जो दरखास्त दी और आम एक राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद ये फैसला किए जस्टिस फाइजी साहब के सो मोटो पे कि आइंदा इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को होगा। उसके बाद ये 2 जज साहबान ने, जिस पे हमने या बार एसोसिएशन ने एतराज किया है, वो उन्होंने इस केस को क्यों रेफर किया जब ऑलरेडी एक फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि हमारा या मेरे जाती ये मुतालबा है कि ये फैसला 9 जजों का बेंच बना, वहां से टूटा 7 हो गए, 7 से टूटा 5 हो गए, 5 में 3 ने एक फैसला दिए, 2 ने दूसरा दिया, यानी 9 में से 3 जजों ने जो ना फैसला इंतखाबात के हक में दिए। ये भी एक सवाल है। दूसरे उससे हट के मैं सवाल करूं कि क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था
कि क्या यकीनन वजीर आला को ये इख्तियार है कि वो एडवाइस भेज दे गवर्नर को असम्बली तोड़ने का? क्या कानूनी शहादत का आर्टिकल 39, 38 हम भूल गए कि जबरदस्ती में कोई चीज के किसी यानी किसी अदारे पुलिस के पास कोई मुलजिम हो, उसके किसी बयान की कन्फेशनल स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है? क्या एक नायल शख्स जो इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना वाले केस में नायल हो चुका है, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं, और वो इन दोनों वज़ीर आला को जबरदस्ती बिठा के मीडिया पे और उनसे एडवाइस दिलाया, और तो जबरदस्ती नहीं सोच सके रहा हूं, मेरी बहन इसकी मुखालफत करेगी इस वजह से कि परवेज इलाही साहब तो पहले ही कह चुका है कि 99% असम्बली नहीं चाहती है कि असम्बली टूटे। ये रिकॉर्ड कैसा है, आपके चैनल ने किया है। परवेज इलाही साहब ने रिकॉर्ड पे बोला है कि मार्च के बाद इंतखाबात असम्बली टूटना चाहिए। ये सारी चीजें लेके तो क्या ये इस असम्बली को जो उन्होंने तोड़ा एडवाइस दिए, क्या वो कानूनी था? उसमें भी शक। अब आगे की बात, अब आइए दूसरी बात कि इंतखाबात अब कोई मसला तो नहीं है। सुन अब मसला ये है, एक शख्स ने मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूं, किस जादूगर ने उसको मशवरा दिए कि आप असम्बली तोड़ गए तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा, और आपने सबसे बड़ा सूबा पंजाब का असम्बली तोड़ा, फिर आपने पख्तूनख्वा का तोड़ा, उसके बाद 172 178 अरकान जो आपके साथ थे अब उनका इस्तीफा आपने दिलाया, और आखिरी जो 43 रह गए और जाके बाकी असम्बली बंद था और नोटिफिकेशन जारी हो चुका था कि वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 दिन असम्बली बंद होगी तमाम स्टैंडिंग कमेटी के, तो वहां आपने दरवाजे सरिये पकड़ लिए कि भाई हमारे इस्तीफे मंजूर न करो। भाई ये जो पहले आपने मशवरा किया था और अब किसने मशवरा दिया ये बता। अब मुझे दूसरी तीसरी बात बताओ, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें इंतखाबात पे 70 अरब रुपए खर्च आएगा। यहां पे बारूदी सुरंगे, IMF की डील और श्रीलंका साइफर, ये सारे साजिशों के बावजूद मईशत का जो हाल है वो आपके सामने है। क्या 70 अरब रुपए भी अगर पाकिस्तानी अवाम अपने पेट पे पत्थर रख के और इलेक्शन कमीशन को दे कि भैया तू इलेक्शन कराओ, क्या ये शख्स के पास एक और रास्ता भी है, सारे इंतखाबात इकट्ठे करा दे, तो सारे पे तो ज्यादा खर्च आएगा। कौमी पैसे कहां से आएंगे? पैसे कहां से आएंगे? मुझे एक बात बताओ, ये आज इनको मैं अच्छी बताऊं, पैसे कहां से आएंगे? हमें जो तरक्याती फंड था जो उसका वो टका किसी को नहीं मिला है, पैसे नहीं है। यहां जाके इदारों के तनख्वाहों के पैसे नहीं है। मैं इस कमेटी को चेयर कर रहा हूं, खसूसी कमेटी को। रेडियो पाकिस्तान के 4000 रिटायर्ड मुलाजिम है और उनको पेंशनर 33 करोड़ से नहीं मिले, बुजुर्ग जिसमें 1000 बेवा है। आज भी सेक्रेटरी कमीशन आई कि जवाब हमारे पास तनख्वाह देने के कुछ नहीं है, यानी जो रिटायर्ड लोग हैं, जो अजर सर्वी 2000 लोग हैं, पैसे नहीं है। और ये इलेक्शन कराओ दोबारा। दो चीजें, आखिरी बात, अगर 70 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन खर्च करके पेट पे पत्थर रख के भी क्या ये उस इलेक्शन को मानेगा या बोलेगा नहीं दोबारा कराओ? दो नोटिफिकेशन है जी अंदलीब साहबा, ये खत लिखे गए, हुकूमत ने 2 दफा माजरत की है। एक दफा इलेक्शन कमीशन ने 8 तारीख को कहा, हुकूमत ने माजरत की, और दूसरी दफा फिर ये 25 तारीख को माजरत की। फिर एक और 9 मार्च का ये सिक्योरिटी के हवाले से वजारत दाखिला ने लिखा है। तो आपको लगता है कि ये रुकावट, ऐसा ना हो कि ये वजूहात रुकावट बन जाए इंतखाबात की राह में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर डिसीजन है और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इन सब चीजों के बारे में, नंबर 1। नंबर 2, बात क्या है, ये कह रहे हैं कि जी एज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि निचले कोर्ट्स में ये फैसले हो रहे थे, लाहौर हाई कोर्ट में। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन जिस जज ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये डिसेंटिंग नोट लिखा है, 2 सेकंड के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा, वो सारे के सारे केसेस सारे मीडिया में आ गए। फॉर एग्जांपल उन्होंने खुद एक केस लिया था JIDC 2017 में, और उसका केस था लाहौर हाई कोर्ट में, और उसकी इंट्रा कोर्ट अपील भी पड़ी थी। उसके बावजूद उन्होंने खुद लिया, और जिस पैराग्राफ में उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन दी थी, वो पैराग्राफ वायरल हुआ है हर जगह, और बहुत से केसेस। तो सबसे पहली बात तो ये है। और अगर इनको ये प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली ये जाएं, कोर्टों में जाएं, इसको चैलेंज करें। मैं तो कह रही हूं कि जान जाए, सबकी जाए, अवाम की जाए, 22 करोड़ की जाए, इंतखाब ना हो, क्योंकि ये यहाँ बैठे हुए जो नैरेटिव क्रिएटर्स हैं, इन्होंने मैं अंदलीब साहब जरा एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं, इधर से बात शुरू करते हैं।
वक्त कम है, मैं अंदलीब साहब 30 सेकंड है, आप बात मुकम्मल कर लीजिए कि क्या इलेक्शन कमीशन यही रहेगा जाहिर बात है इसी ने कराने इंतखाब, तो फैसला कबूल होगा आपको? देखिए ये जहाद है, मैंने आपको पहले भी बताया 17 जुलाई को सब तरफ से मुझे कहा गया था कि 20 में से आपकी 7 सीटें और हमने 15 सीटें ली, सारे इकट्ठे हो गए हर जगह, उसके बावजूद हमने ये किया। मैं फंड्स की बात आपको कर रही हूँ, आपके ही अखबार ने, जो आपका अखबार है, उस पूरी रिपोर्ट दी है कि नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी ने जो इन्होंने बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो 90 बिलियन अभी स्कूल एजुकेशन में से निकाल के जो कैबिनेट के खर्चों के लिए दिया गया है वो मत करें, और 30% मैं राइट, मैं आमिर इलियास राणा साहब से भी कंक्लूडिंग कमेंट ले लूं। राणा साहब, ये आज मरीम नवाज ने भी तकरीर की, PMLN भी मैदान में उतर चुकी है, इंतखाबी मैदान में, इस तकरीर को देख के आपको क्या लगता है? देखें, मरीम नवाज तो आई इसीलिए, उन्होंने इसीलिए गवर्नमेंट से अपने आप को एक डिसएसोसिएट किया जिसपे 3 दिन तनकीद हुई कि चाचू की गवर्नमेंट फलां, उन्होंने पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक पार्टी के तौर पे लिया है कि जी ये गवर्नमेंट में आ गए हैं, फंस गए हैं, लेकिन हम जब आएंगे, क्योंकि आज तो ये एक इमरान खान को निकालने के लिए सारे इकट्ठे हुए थे ना, अब तो जनरल बाजवा भी बोल रहे हैं और इमरान खान भी बोल रहे हैं कि इनकी आपस की लड़ाई थी, फायदा इन लोगों ने उठा लिया, वरना ये 10 साल का इंतजाम था या 5 साल का था। ये तो क्लियर है ना कि पनामा में से अकामा निकाल के सजा दी, सजा तो किसी केस में नहीं दी थी। आप ये बात जहन में रख लें कि जब इलेक्शन होंगे सब लड़ेंगे, लेकिन कब होंगे ये सवाल अभी है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, कादिर मंदोखेल साहब, अंदलीब अब्बास साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।